आज से 600 साल पहले लेट 15th सेंचुरी में यूरोप बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा था। क्या अमीर और क्या गरीब, सब लोग एक जैसे गरीबी, भूख और बीमारी की वजह से जूझ कर मर रहे थे। माएँ अपनी बच्चों को या तो जिंदा दफनाती थी या फिर कचरे के ढेर में फेंकती थी, क्योंकि भूख की वजह से ये बच्चे वैसे भी माओं के गोद में तड़प तड़प के मर रहे थे, जो कि इन माओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसान या तो अपने आप को पेड़ों से लटकाते थे या फिर बीच खेतों में ही अपने आप को आग लगाकर भस्म करते थे। जिन किसानों में जिंदा रहने की हिम्मत थी भी, वो अमीरों के कर्जों में इतने डूबे हुए थे कि वो इन कर्ज देने वालों के जिंदगी भर के लिए गुलाम बन चुके थे। जहां एक तरफ यूरोप में अंदर के हालात इतने खराब थे, वहीं पर दूसरी तरफ उस्मानी तुर्कों ने यूरोप की नाक में दम कर रखा था। यूरोप के लोग देश छोड़कर एशिया जाना चाहते थे, लेकिन यूरोप से एशिया तक के सभी रास्ते उस्मानी तुर्कों या फिर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे। यूरोप की अपनी 1000 साल तक राज करने वाली द होली रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी थी। क्रिश्चियनिटी की होली सिटी या फिर मुकद्दस शहर कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और उन्होंने इसका नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल से इस्तांबुल कर दिया। इस्तांबुल के सबसे बड़े मुकद्दस चर्च हैगा सोफिया को मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया, जिस वजह से पूरे यूरोप भर के ईसाइयों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन वो चाह के भी इन हालात में कुछ भी नहीं बदल सकते थे। यूरोप से एशिया तक जाने के कुल 3 रास्ते थे। पहला तो था ज़मीनी रास्ता, लेकिन इस रास्ते के बीच में ऑटोमन एम्पायर का मरकज तुर्की आता था, तो यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब दूसरा रास्ता था आज के सुएज कैनाल के थ्रू, जो इजिप्ट, अरब और अफ्रीका से होते हुए गुजर रहा है, और ये सब मुसलमान देश है। अगर यहाँ से कोई भी ईसाई पकड़ा गया तो उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले ईसाइयों ने सलीबी जंगों में 10 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतारा था, जिस वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में ईसाइयों के खिलाफ नफरत अपनी उरूज पर थी। इसलिए बाहर जाने का ये रास्ता भी बंद था। अब तीसरा रास्ता था नीचे अफ्रीका से होते हुए एशिया तक पहुंचना, लेकिन ये इतना लंबा और डरावना रास्ता था कि एक बार जो इस रास्ते पे गया उसका फिर वापस जिंदा लौटना बहुत ही मुश्किल लगता था। अब यूरोप के लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, इसी यूरोप में भूख, गरीबी और बीमारी की वजह से तड़प तड़प के मर जाए, और दूसरा उस्मानी तुर्कों के खिलाफ जंग करके उनसे कुछ ज़मीनें छीन ले, जहां से वो एशिया तक जाने का रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन उस्मानी तुर्कों से जंग करना अपने मौत को दावत देने के जैसा था, क्योंकि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद फातिह। ये वही सुल्तान था जिसने सिर्फ 21 बरस की उम्र में 1000 साल तक राज करने वाली रोमन एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। और ये वही सुल्तान था जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बादशाह होगा और इसकी फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज होगी। अब यूरोप के लोगों के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा था सिवाय इसके कि यूरोप में ही भूख और गरीबी की वजह से सिसक सिसक के अपनी जान दे दे। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो यूरोप के लोग ना ही यूरोप में रह सकते थे और ना ही यूरोप के बाहर। यूरोप के लोगों ने अब जिंदा रहने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। अब वो कयामत या फिर दुनिया के खत्म होने के इंतजार में थे। ना ही किसी के पास आगे का रास्ता था और ना ही किसी के दिल में उम्मीद। बस हर कोई अपने मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर इन्हीं हालात में इटली के शहर जेनेवा से एक बहुत ही लालची नौजवान सामने आता है, जो ये दावा करता है कि मेरे पास एक रास्ता है तुम लोगों को बचाने का। मैं एक ऐसे देश को जानता हूँ, अगर हम में से कोई एक आदमी भी वहां तक पहुंच जाए तो पूरे यूरोप की तकदीर बदल सकती है। वो देश सोने से माला माल है। वहाँ के लोग सोने के बर्तन में खाना खाते हैं और सोने के कपड़े पहनते हैं। इस देश में सोने के महल बने हुए हैं। महल के दीवारों और छत पर सोना लगा हुआ है। वहाँ के लोग इतने शरीफ और सिंपल है कि अगर हम उन्हें इज्जत के साथ बोले कि ये सब सोना हमें दे दो, वो बिना किसी शर्त के वो सारा सोना हमें दे देंगे। और अगर वो ये सोना हमें ना दे और हमें उनके साथ जंग करना पड़े, तो वो इतने शरीफ और इतने सिंपल हैं कि हम में से सिर्फ 5-6 लोग ही उस पूरे देश पर कब्जा कर सकते हैं। तोपियां, फायरआर्म तो छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता कि तलवार क्या होती है। अगर हम में से 4 लोगों के पास 4 तलवारें हो तो हम उस पूरे शहर को फतह कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नौजवान को इस सोने के शहर के बारे में किसने बोला था। और हैरत की बात देखिए कि इसी नौजवान का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने फिर आगे चलकर अमेरिका को डिस्कवर किया। और जिस सोने के देश के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान था।
I've never seen anything like this. लेकिन क्या सच में हिंदुस्तान में इतना सोना था? क्या सच में यहाँ सोने के महल बने हुए थे? लोग सोने के बर्तन में खाना खाते थे और सोने के कपड़े पहनते थे। और अगर इतना सोना था भी तो क्रिस्टोफर कोलंबस के पास क्या सबूत था? इसके पास कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इस पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि खराब हालात में फिर ऐसी कहानियां इंसान को जिंदा रहने की उम्मीद देती हैं। वो जो शेर हैं कि मायूसी के आलम में वो जरा सी हिम्मत देती अगर हम कागज की कश्ती में समंदर पे उतर आते। ये एक ऐसे लालची नौजवान की कहानी थी जिसका ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई भरोसा, लेकिन फिर भी लोगों की एक उम्मीद साथ थी। लेकिन फिर इसी लालची नौजवान की इस उम्मीद ने अमेरिका को डिस्कवर किया, और यही कहानी हम आपको आज के इस एपिसोड में सुनाने वाले हैं। अब देखिए, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर साइंस इतना एडवांस नहीं था कि हमें कोई ग्लोब हमारे पास अवेलेबल हो या हमें अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट मैप हमारे पास हो। इतना साइंस एडवांस नहीं था, लेकिन इससे बहुत टाइम पहले ही ये तो एटलीस्ट साबित हो गया था दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ राउंड। राउंड माने तो अगर हम अर्थ की एक पॉइंट से निकल जाए तो हम आगे चलते वापस फिर इसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। इतना इस टाइम पर प्रूव हो चुका था। वंस अगेन आई रिपीट, कोलंबस के पास कोई एक्यूरेट मैप नहीं था इंडिया तक आने के लिए, लेकिन उसे ये पता था कि 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना और जापान। यही 3 कंट्रीज हैं एशिया में। पहले तो पता था कि एक ही रास्ता है और वो टर्की से होते हुए गुजरता था, लेकिन अब जब ये प्रूव हो चुका था कि अर्थ राउंड है, अब उसे पता था कि अगर चलो ईस्ट में हमें टर्की आगे नहीं जाने दे रहा है, ऐसा भी ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर हम वेस्ट में आगे चले जाए हम तब भी एशिया तक पहुंच सकते हैं, वेस्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़े। उसने जो कहा था कि मेरे पास शॉर्टकट है इस सोने वाली कंट्री तक जाने के लिए, इंडिया तक जाने के लिए, वो तो उसके पास नहीं था, लेकिन ये बात सही थी कि अगर वो वेस्ट में ही आगे बढ़ता जाए वो इंडिया तक पहुंच सकता है। अब उसके पास आइडिया था वेस्ट की तरफ आगे बढ़ के इंडिया तक पहुंचने का, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, पैसे और बहुत अच्छा खासा क्रू चाहिए था। उसको बहुत बढ़िया शिप चाहिए थी जो कि उस टाइम पर आम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती थी, तो इसके लिए उसे बादशाह का हेल्प चाहिए था। तो पहले वो पहुंचता है पुर्तगाल के किंग के पास। उसके सामने वो अपना आइडिया प्रपोज करता है कि अगर हम ऐसे वेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाए तो हम इंडिया तक पहुंच सकते हैं। उसको ये बिल्कुल बकवास लगा तो उसने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन कोलंबस ने हार नहीं मानी। वो पहुंचता है इंग्लैंड के किंग के पास। तो इंग्लैंड का किंग जब इसका ये प्लान देखता है उसको भी लगता है कि ये झूठ ही है, इस तरह की कोई कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर इतना सोना पाया जाएगा, तो इसने भी रिजेक्ट ही किया। अब इसके बाद वो लास्ट में पहुंचता है क्वीन ऑफ स्पेन के पास। अब यहाँ पर एक अलग सा खेल चल रहा था। खेल ये था कि पिछले 800 साल तक स्पेन पर मुसलमानों का रूल था, अरबों का रूल था। अब 800 साल बाद यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल के वापस स्पेन पर स्पेन के लोगों ने कब्जा किया था, और जिस क्वीन ने स्पेन में मुसलमानों को हराकर गरनाता पर कब्जा किया था उसका नाम था क्वीन आइजाबेला वन। अब क्वीन आइजाबेला वन ने एक दिन स्पेन पर कब्जा किया था और अगले ही दिन क्रिस्टोफर कोलंबस उसके पास पहुंचता है, क्योंकि लालची होने के साथ ही चालाक भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसे पता था कि कल तो क्वीन को विक्ट्री मिली है, आज क्वीन बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो क्वीन बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो इसी खुशी के माहौल में क्रिस्टोफर कोलंबस अपना प्लान रखता है क्वीन के सामने। वो बोलता है कि जिस कंट्री में मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो हमारे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करोगे, वहाँ से जितना भी सोना आएगा वो सब मैं स्टेट को दे दूंगा, मुझे बस उस सोने का 10% देना है, 10% मुझे चाहिए और बाकी 90% सब क्वीन का हो गया। इसके अलावा हम वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाएंगे। तो उसे क्या होगा, जब पूरे इतने बड़े 3 देशों पर, इंडिया, चाइना और जापान, इन 3 कंट्रीज पर जब क्रिश्चियनिटी फैल जाएगी तो ये तो पुरानी जो रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी थी, ये तो उससे भी बड़ी एक क्रिश्चियन एम्पायर बन जाएगी, और क्रिश्चियन एम्पायर की क्वीन कौन बनेगी, यही क्वीन आइजाबेला। तो क्वीन भी क्रिस्टोफर कोलंबस की बातों में आ जाती है और उसको सच में लगता है कि अगर ये वहाँ तक पहुँच गया फिर वहाँ से सोना आ जाएगा, फिर हम वहाँ पर अपनी क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे और उस क्रिश्चियनिटी में फिर एम्पायर बनेगी, उसकी क्वीन मैं बनूंगी। क्वीन को इसका ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो क्वीन की हेल्प से 3 अगस्त 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस 3 शिप्स और 90 क्रू मेंबर्स के साथ निकलता है इंडिया का सोना ढूंढने के लिए। कोलंबस के पास ना ही कोई मैप था और ना ही कोई सी रूट, क्योंकि इससे पहले कोई इस डायरेक्शन में चला नहीं था। तो कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल थ्रू दिस रूट, और मैप भी उस टाइम पर होता नहीं था। एक सिंपल सा कंपास था उसके पास और वो स्टार्स की डायरेक्शन देखकर अपना रास्ता आगे आगे बना लेता था, क्योंकि क्या है कि स्टार्स जो हमारी स्पेस में है इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। अगर हम स्टार्स की इस एग्जैक्ट डायरेक्शन को मालूम करें तो हम कहीं से भी अपना रास्ता बना सकते हैं।
क्योंकि अरब में भी ऐसा ही होता था। जब सऊदी अरब के लोग इंडिया आते थे या दूसरे कंट्रीज जाते थे तो वो भी यही स्टार्स की डायरेक्शन को देखते हुए आगे बढ़ते थे। तो इसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस भी स्टार्स की डायरेक्शन और अपने कंपास के सहारे आगे बढ़ता रहता है। कोलंबस अपनी 3 शिप्स और 90 क्रू मेंबर्स के साथ आगे बढ़ता गया। पहले दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने, लेकिन कोलंबस को ना ही कोई कंट्री मिल रही थी और ना कोई आइलैंड। समंदर की लहरें कभी उन्हें उधर ले जाती और कभी इधर। वक्त के साथ साथ इसके क्रू मेंबर्स का भी कोलंबस के ऊपर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट अगर होता फिर तो 10 से 15 दिनों में इसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें स्पेन को छोड़े हुए 40 से 50 दिन हो चुके थे। फिर भी कोई कंट्री तो छोड़ो, इन्हें आइलैंड तक नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ शिप पर खाना भी खत्म होता जा रहा था, क्योंकि एक छोटे से सफर के लिए निकले थे। तो यही वो पॉइंट था जब कोलंबस के क्रू मेंबर्स ने कोलंबस को मार देने का फैसला किया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रू मेंबर्स को जब लगा कि हम तो अब इंडिया नहीं पहुंच सकते हैं, वो कोलंबस को बार बार इंसिस्ट करते थे कि अब हमें वापस जाना चाहिए था। चलो इंडिया तो नहीं मिला, कम से कम अपनी जान तो हम बचा सकते हैं, लेकिन कोलंबस अपनी बात पे अड़ा रहा कि नहीं, हमें इंडिया तक ही पहुंच जाना है। तो जब क्रू मेंबर्स तंग आ गए और आगे कोई जमीन नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो कोलंबस को मार के वापस स्पेन भाग जाएंगे। लेकिन कोलंबस को पहले ही उनका ये मारने का प्लान पता चल जाता है और वो उनको लालच देता है कि अगर हम इंडिया तक पहुंचे, वहां पर जो भी सोना होगा, मैक्सिमम सोना तो मैं आपको ही दे दूंगा, आप बस मेरे साथ चलो। क्योंकि कोलंबस एक तो लालची था और बात करने का उसे टैक्टिक्स बहुत आती थी। तो क्रू मेंबर्स को भी वो ऐसे ही लालच देके आगे चलने पर मजबूर करता है। ये सब लोग कोलंबस की बातों में आ गए और शांति से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक चलने के बाद भी इन्हें कोई लैंड दिखाई नहीं दे रही थी। इस वजह से अब कोलंबस भी मजबूर हो गया और उसने इन्हें एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि देखो, इतने दिन है, स्पेसिफिक 10 से 15 डेज। अगर हम इंडिया तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंच गए तो हम वापस जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन्हें समंदर में ट्रीज की ब्रांचेस और लीव्स देखने को मिलते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन थी कि लैंड बहुत नजदीक है, क्योंकि लैंड पर ही ट्रीज होते हैं जिनसे लीव्स और ब्रांचेस गिरे थे। तो वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं और इसी डायरेक्शन में चलते चलते फाइनली 70 डेज के बाद 12 अक्टूबर 1492 इन्हें एक खुशकी नजर आती है, एंड दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कंटिनेंट। ये एक नए कंटिनेंट की डिस्कवरी थी जिसे आज हम अमेरिका बोलते हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? कोलंबस को कभी ये पता ही नहीं था कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया है। उसको लगा कि मैं तो इंडिया तक पहुंच गया, वो तो इंडिया की सर्च में निकला था। और लाइफ टाइम जब तक कोलंबस मरा भी, उसे तब तक लगा था कि आई हैव डिस्कवर्ड इंडिया। अमेरिका का तो उसे कंसेप्ट नहीं था। इनफैक्ट दुनिया में किसी को नहीं पता था कि अमेरिका नाम की कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। अमेरिका हजारों लाखों सालों से इंसानी बस्ती से बिल्कुल अलग थलग था। दुनिया में किसी कंटिनेंट, किसी इंसान को यह पता नहीं था कि हमारे अलावा भी अमेरिका में कुछ लोग रहते हैं। ना ही अमेरिका के लोगों को पता था कि हमारे अलावा भी कोई दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और ना ही इस दुनिया के लोगों को पता था कि अमेरिका नाम की कोई जमीन भी है। सो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द फर्स्ट मैन जिसने अमेरिका को डिस्कवर तो किया था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये कोई अमेरिका है। लेकिन कोलंबस मेनलैंड अमेरिका तक नहीं पहुंचा था, बल्कि अमेरिका के पास में जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जिन्हें आज हम बाहामास आइलैंड कहते हैं, वहां तक कोलंबस पहुंचा था। अब इन लोगों के साथ क्या होता है और कोलंबस ने इन्हें किस नज़र से देखा, वो मैं आपको एग्जैक्ट कोलंबस के ही वर्ड्स में बोलता हूँ, जो कि कोलंबस ने उस टाइम पर ट्रैवल बुक लिखा था, उसी के एक्चुअल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। कोलंबस कहते हैं कि जब उन लोगों ने हमें पहली बार देखा तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके लिए हम बिल्कुल नए दुनिया के लोग थे। उन्हें लगा यहाँ तो हम किसी स्पेस से एलियन आए हैं और यहाँ हम उनके खुदा हैं। जिस ट्राइब को कोलंबस ने पहली बार देखा था उन्हें आज अरवाक कहते हैं, अरवाक ट्राइब। उनमें से सभी लोग फुल नेकेड थे, यानी कुछ भी नहीं पहना था उन लोगों ने। जब उन्होंने हमें दूर से किश्तियों में देखा, बहुत बड़े बड़े जहाज जब उन्होंने देखे हमारे, तो कुछ लोग तो साहिल पर ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और कुछ तो हमें मिलने के लिए समंदर में कूद गए। जब उन लोगों ने हमें देखा तो पूरे आइलैंड पर एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही नजारा था। उन्हें लगा शायद हम तो उनके खुदा हैं जिन्हें वो आज तक पूज रहे थे। जब उन्होंने हमारे पास पहली बार तलवार देखी थी, वो इतने मासूम थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि तलवार क्या होती है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमसे तलवारें छीनी खुशी से, जिसकी वजह से उनके हाथ कट गए, क्योंकि उन्हें यह भी पता नहीं था कि तलवार क्या होती है। कोलंबस कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने पहले हमें वहीं से गिफ्ट्स दे दिए, फिर हमने भी उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स दे दिए। उनने पहले हमें कुछ कॉटन बॉल्स और तोते दे दिए, रंग बिरंगी तोते। उसके बदले हमने उनको कुछ गिलास के बेल्स और बेल्स दे दी। जब उनके हाथों में बेल्स आ गई तो वो ऐसे बजाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे खुशी के मारे, क्योंकि उनने इससे पहले कोई बेल वगैरह नहीं देखी थी। वो बिल्कुल मेनलैंड वर्ल्ड से कटे हुए थे, उन्हें टेक्नोलॉजी बाकी कुछ भी नहीं पता था, फुल नेकेड थे, उनके पास कोई मेटल नहीं था, कोई तलवार नहीं था। तो पहली बार जब वो बेल बजाते थे तो खुशी से जोर जोर से चिल्लाते थे। वो बहुत ही मासूम लोग थे। गुस्सा, लालच, खुदगर्जी, ये सब उन्हें पता ही नहीं
नहीं था कि ये होता क्या है। कोलंबस और उनके 90 क्रू मेंबर्स इस सारे सीन को देख रहे थे और ये नेटिव लोग खुशी से उनको गले लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसे इंसान नहीं देखे थे जिनके बॉडी के ऊपर कपड़े होते हैं। तो कोलंबस इस सारे सीन को ऑब्जर्व करता रहता है। और फिर यहाँ पर कोलंबस की मेंटालिटी आप देखो, जहाँ एक तरफ ये नेटिव लोग उसे इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं, इतनी इनोसेंस के साथ उन्हें वेलकम करते हैं, और दूसरी तरफ कोलंबस क्या बोलता है? कोलंबस बोलता है हम में से सिर्फ 50 लोग ही काफ़ी हैं इस पूरे आइलैंड को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास ना ही कोई वेपन्स हैं और ना ही कोई टैक्टिक्स। अब देखो यहाँ पर मेंटालिटी की आप डिफरेंस देखो, उनकी मेंटालिटी क्या थी और कोलंबस की गंदी मेंटालिटी क्या थी। क्योंकि कोलंबस के दिमाग में एक ही चीज़ था, एंड दैट वाज गोल्ड। लेकिन कोलंबस ने देखा गोल्ड को तो छोड़ो, इनके पास तो आयरन भी नहीं है, इनको तो ये भी नहीं पता तलवार होती क्या है, इसलिए उसे लगा यहाँ पर गोल्ड नहीं है, शायद मैं गलत जगह तक पहुंचा हूँ, ये इंडिया नहीं हो सकता है। उसने तो गोल्ड वहाँ पर देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट कुछ फीमेल्स के ईयर रिंग्स और नोज रिंग्स थे गोल्ड की। बाकी वहाँ पर जितना उसने सुना था गोल्ड होता है उतना गोल्ड उसे वहाँ पर नहीं मिला। कोलंबस को लगा ये तो इंडिया नहीं हो सकता, शायद ये फिलीपींस है, क्योंकि फिलीपींस भी एक आइलैंड वाली कंट्री है, शायद ये वही होगा। अब मुझे यहाँ से आगे जापान जाना पड़ेगा, उसके बाद चाइना, फिर मैं इंडिया तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो अमेरिका की कैरेबियन आइलैंड्स पर था। और कोलंबस जिन जिन जगह पर गया इसका नाम उसने सैन सैल्वाडोर रखा, और आज भी इसे सैन सैल्वाडोर ही कहते हैं। और जिन लोगों को उसने देखा वो तो एक्चुअल में नेटिव अमेरिकन थे, लेकिन कोलंबस को क्या लगा ये तो इंडियंस हैं, और आज भी उन लोगों को रेड इंडियंस कहते हैं। आप मैक्सिमम सुनोगे रेड इंडियंस, असल में वो इंडियन नहीं है। लेकिन कोलंबस तो इंडिया को ढूंढने लगा था, उसको तो मरते दम तक यही लग रहा था कि मैंने इंडिया को डिस्कवर किया। इस वजह से आज भी उन लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। अब कोलंबस को लगा पहले मैं अब या तो फिलीपींस में हूँ या जापान में हूँ, तो वो इनमें से कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपनी शिप में ले जाता है और वो इनको फोर्स करता है कि मुझे इंडिया तक ले जाओ, इंडिया तक मुझे डायरेक्शन दिखाओ। लेकिन इन बेचारों को तो पहले तो कोलंबस की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, फिर अगर धीरे धीरे ये समझ भी गए तो ये कहाँ तक इसे इंडिया दिखा सकते थे। ये तो खुद कैरेबियन आइलैंड्स में रहने वाले थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे अलावा कोई दूसरी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इनफैक्ट ये तक पता नहीं था कि कोलंबस हमारा खुदा है या हमारा दुश्मन, तो वो कहाँ पर उसे इंडिया में ले जा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने कोलंबस की बातों को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि ये किसी बड़े आइलैंड के बारे में बात कर रहा है, तो वो इसे क्यूबा ले जाते हैं। लेकिन क्यूबा में भी जब उसे कुछ गोल्ड नहीं मिला तो वो पहुंचते हैं हिस्पैनियोला। उस टाइम पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे, लेकिन आज इन सभी छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर एक कंट्री की शक्ल दे दी गई है जिसका नाम है हयाती। तो यहाँ तक हयाती या जिसे हिस्पैनियोला कहते थे, हिस्पैनियोला में उसने एक चीज देखी, जब वो हिस्पैनियोला की दरिया में चलता था तो उसे वहां पर दरिया में कुछ सोना मिल गया थोड़ा बहुत। और हिस्पैनियोला के बादशाह को जब पता चला कि इस टाइप का कोई आदमी आया है, उसे लगा पक्का ये हमारा भगवान होगा, तो इस वजह से वो इसे कुछ गिफ्ट्स देते हैं। और गिफ्ट में क्या देता है? एक सोने का मास्क। कोलंबस जब पहली बार सोने का मास्क देता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतना ज्यादा सोना देखा था, एक सोने का मास्क। अब हिस्पैनियोला के बादशाह को लगा मैंने तो शायद खुदा को सोना दे दिया है, खुदा हमसे खुश हो जाएगा। लेकिन जब कोलंबस ने सोना देखा तो वो तो लालच में पागल हो गया, उसे लगा ये हमें इन्होंने इतना सोना दे दिया, इनके पास एक्चुअल में कितना सोना होगा, पहाड़ों के बराबर। मैं जिस सोने को ढूंढ रहा था असल सोना तो यही पर है हिस्पैनियोला में ही। तो अब उसने फैसला किया अब हिस्पैनियोला से सारा सोना ही निकाल के जाऊंगा। उसकी लालच बढ़ गई और उसने हिस्पैनियोला पर एक बहुत ही बड़ा अटैक करने का फैसला किया। लेकिन जितने बड़े अटैक को वो प्लान करता है, उसको तो लगा मैं पूरे एशिया पर अटैक कर रहा हूँ। देखो उसको पता नहीं था हिस्पैनियोला है क्या, उसे लगा शायद मुझे इंडिया और चाइना मिल गया। अब इंडिया और चाइना पर अटैक करना एक बहुत बड़ी बात है, इस वजह से वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को यहीं पे छोड़ता है। अपनी जो उनके पास 3 शिप्स थी, 3 में से वो एक को वहीं पे रखता है, एक को तोड़ देता है, तोड़ के उसकी लकड़ी निकाल के एक छोटा सा क्वार्टर बनाता है और उसी क्वार्टर में उसके क्रू मेंबर्स रहते हैं। यहाँ से जो उसे सोना मिला था, वो सोने का मास्क वगैरह, वो सब वो अपनी शिप में रखता है और वहाँ से 5-6 नेटिव अमेरिकन उसको गुलाम बनाकर शिप में डालता है और वापस निकलता है स्पेन की तरफ, क्योंकि उसने सोचा कि अब मैं स्पेन में जाके किंग को एक तो ये सोना दे दूंगा, एक ये गुलाम दे दूंगा, इसके बदले किंग मुझे और भी ज्यादा हेल्प करेगा और मेरे साथ एक बहुत बड़ी फौज आ जाएगी और उसी बड़ी फौज के साथ हिस्पैनियोला पर अटैक करना सक्सेसफुल हो सकता था। क्योंकि भले ही हिस्पैनियोला के लोग अनआर्म्ड थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 90 लोग एनफ नहीं थे इस पर अटैक करने के लिए। इस वजह से वापस स्पेन जाने का फैसला करता है। तो अब वो अमेरिका से स्पेन जाता है 2 चीजें लेके। पहला तो था सोना, क्योंकि उसे अपने आप को साबित करना था कि एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा सोना पाया जाता था। तो सोना तो उसने बहुत ज्यादा ले लिया, इसके अलावा कुछ बेचारे नेटिव अमेरिकन को भी लिया। लेकिन नेटिव अमेरिकन बहुत ही कमजोर थे और उन्हें शिप में बहुत ही खराब हालात में रखा गया और खाने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं दिया, जिस वजह से वो भूख और बीमारी की वजह से बीच में ही मर जाते हैं। अब देखो उसने 2 कंट्रीज को देखा था, एक देखा था क्यूबा को देख के उसे लगा था कि मैंने एशिया को डिस्कवर किया है, और हिस्पैनियोला को देखकर उसे लगा था कि चाइना और इंडिया को मैंने डिस्कवर कर लिया है। तो वो अपने आप को पूरे एशिया का डिस्कवर सोचता था, लेकिन एक्चुअल में उसने अमेरिका को भी डिस्कवर नहीं किया, बल्कि अमेरिका के बगल में जो छोटे छोटे कैरेबियन आइलैंड्स हैं वो वहां तक पहुंच गया था।
तो फाइनली वो ये सारा सोना स्पेन की क्वीन तक पहुंच जाता है और उसको दिखाता है कि देखो क्वीन, ये मैंने एक छोटा सा सैंपल लाया आपके लिए, इसके बदले आप मुझे एक बहुत बड़ी फौज दे दो, बहुत बड़ी सल्तनत में आपको जीत के दूंगा और वहां से जो सोना मिलेगा वो सब आपका, बस मुझे उसका 10% चाहिए। तो क्वीन सच में इससे इंप्रेस हो गई, क्योंकि होना भी था, एक तो उसने एक नया रास्ता डिस्कवर किया था जो कि वेस्ट की तरफ उन्हें एशिया तक ले जा सकता था, और दूसरा जब उसने सोना देखा उसे लगा कि पहले सफर में इसने बिना जंग किए इतना सोना ले आया, अगर इस पूरे कंट्री पर ही हमारा कब्जा हो जाएगा तो सारा सोना हम ले जाएंगे। इस वजह से क्वीन इसे 1200 सोल्जर्स यानी फौजी और 17 शिप्स देती हैं। पहली बार 3 शिप्स 90 लोग, इस बार 1200 लोग और 17 शिप्स। तो यही फौज लेके वो तेजी के साथ अमेरिका की ओर सफर पर निकलता है। और पता है बीच रास्ते में वो इन फौजियों से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो जिन पर हमें अटैक करना है वो बहुत ही ज्यादा मासूम लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, हम में से तो 10-15 लोग ही काफी हैं उनको मारने के लिए। और सोना वो तो पूछो ही मत, वहां पर बहुत ज्यादा सोना है और मासूम लोग हैं, हम आसानी से उनको कुचल लेंगे, वो कुछ भी वापस रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही अच्छे बहुत ही नाइस लोग हैं वो। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कोलंबस वहां अमेरिका तक पहुंचता है तो उसने जो पीछे क्रू छोड़ा था जिनके लिए उसने क्वार्टर बनाया था वो सब उस टाइम तक मारे जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने नेटिव अमेरिकन की बस्तियों में जाके वहां से बच्चों और औरतों को उठा के उनसे सेक्स स्लेवरी ले रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो मेनलैंड से इतने दूर हैं, उनके पास कोई फीमेल्स, उनके पास कोई फैमिली तो नहीं थी, तो उन्होंने वहां के फीमेल्स और बच्चों को किडनैप करके उनसे स्लेवरी ली, जिसके बदले नेटिव अमेरिकन ने उन पर बहुत ही बड़ा अटैक किया और उसके सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ ही मार डाला। अब देखो कोलंबस ने 1200 सोल्जर्स को क्या कहा था, वो बहुत ही नाइस लोग हैं, किसी को मारते नहीं है और उनके पास बहुत ज्यादा सोना है। अब ना ही उन्हें वहां पर सोना मिला और जो बोला था वो नाइस लोग हैं, इन्हीं नाइस और अच्छे लोगों ने उनके सभी क्रू को मार डाला था। तो कोलंबस अपने इन 1700 सोल्जर्स के सामने बदनाम और बेबस हो गया, क्योंकि उसने 2 वादे किए थे, गोल्ड एंड इनोसेंट पीपल। गोल्ड तो था नहीं और वायलेंस भी इन लोगों ने की थी, इसके पूरे क्रू को मार डाला था। तो कोलंबस की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई। अब कोलंबस का दिमाग खराब हो गया, अब उसने फैसला किया कि इन लोगों को आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोलंबस जिस जिस गांव में पहुंचता था वहां से लोग पहले ही निकल चुके होते थे, क्योंकि देखा था कि ये बहुत ही बुरे लोग हैं। हमने जो सोचा था कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो भगवान है, एक्चुअल में ये नहीं है, ये हमसे सेक्स स्लेवरी ले रहे हैं, हमको गुलाम बना के हमको मारने वाले हैं। तो वो सभी लोग उन गाँव से भाग के एक दूसरे शहर में चले गए। लेकिन पीछा करते करते कोलंबस अपनी 1200 सोल्जर्स के साथ फाइनली वहां तक पहुंच जाता है और लालची कोलंबस का दिमाग खराब हो चुका था। अब होना था मुकाबला, एक तरफ थे 1200 सोल्जर्स जिनके पास एडवांस फायर आर्म्स और तलवार थी, और दूसरी तरफ थे नेकेड अमेरिकन जिनके पास हथियार तो छोड़ो कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला होना था। तो इन 80 लाख नेटिव अमेरिकन ने इन 1200 फौजियों का मुकाबला कैसे किया, और कोलंबस जिस सोने की तलाश में आया था क्या उसे वो सोना मिल गया, और एक नेटिव अमेरिकन किंग ने इन लोगों से क्यों कहा कि अगर जन्नत में आप जैसे लोग हैं तो मुझे नहीं जाना इस जन्नत में, मैं जहन्नम में ही जाऊंगा। ये सब आपको दिखाएंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।